नमस्ते मैम। अ, अभी आपने बात की है अबाउट बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि किस तरीके से इतनी क्रूरता हो रही है मतलब जानवरों के साथ। तो इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए आई थिंक कानून क्या-क्या होते हैं इनको पशु क्रूरता के लिए ये आम नागरिक को पता होने चाहिए। तो ऐसे कौन से कानून हैं जो आम नागरिक को एक्चुअली पता होने चाहिए? और इसके अलावा अगर हम अपने आसपास पशु क्रूरता होते हुए देखें तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये कि कुछ बेसिक रीडिंग मटेरियल है, वो मैं आपको आप सबको दे दूंगी, तो जिससे कि जो बेयर मिनिमम है वो हम एक बार देख लें और उसको अगर हम उसमें लिंक्स हैं, उस तार से तार को हम आगे भी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, 1960 में बना हुआ एक कानून है, जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा हल्का कानून है अब, क्योंकि उसमें जुर्माने कम है, 50 रुपए का जुर्माना है, 100 रुपए का जुर्माना है, काफी नहीं है। ज्यादातर अपराध गैर संज्ञेय हैं, मतलब कि एफआईआर नहीं लिख सकती है पुलिस, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं। तो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस तो ऐसे ही होता है कि रजिस्टर कर लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत सोच समझ के इस एक्ट की भी, यही जैसा कि मैं कह रही हूँ, ये हमें एक अपना वो बनाना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि कोई चीज अगर हमारी कमजोरी है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दें। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट में भी जो कमजोरी है कि इसमें धाराएं संज्ञेय नहीं है या जुर्माने ज्यादा नहीं है, बहुत कम है पेनल्टीज, उसको भी अगर हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दें और ये देखें कि क्या है जो हो सकता है। ये मुझे सिखाया एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थे, वो मेरे एक तरह से गुरु मानती हूं मैं उनको। उन्होंने कहा कि एक्ट में कम से कम ये तो है कि एक जानवर को बचाया जा सकता है उस सिचुएशन से जिसमें वो फंसा हुआ है। उसको अगर हम उस क्रूर व्यक्ति के हाथ से अलग कर लें, विक्टिम को जो ओप्रेसर है उससे छीन लें और पुलिस उसको सीज कर ले, उसके लिए तो प्रावधान हो। तो हमने पाया कि हाँ, सेक्शन 34 है जिसमें जानवर को तो पुलिस सीज कर सकती है भले ही अपराध गैर संज्ञेय हो। जब जानवर विक्टिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाके मदद मांगी कि सरकार को केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स बनाने के लिए कहा जाए, और फाइनली 2017 में केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स भी बने, जहां पे एक पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस ही बदल गया। अभी तक हम जानवर को देख रहे थे कि वो एक प्रॉपर्टी है इन लीगल टर्म्स, कि वो एक पर्टिकुलर कीमत की एक चीज है किसी व्यक्ति के आधिपत्य के अंदर। अब हमने उसको विक्टिम का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब कि वो सफर कर सकता है और उसको उस व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए जो उसके ऊपर क्रूरता कर सकता है, इसलिए उसको हटा के किसी ऐसे संरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, किसी ऐसे संस्था के पास रख देना चाहिए जो रिकग्नाइज्ड हो, जो जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी हो, जहां पे उसके वेटनरी केयर हो सके, जहां पे उसका भरण पोषण हो सके। उसको किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि वो विक्टिमाइज्ड है, क्योंकि वो विक्टिम है, यानी वो फील कर सकता है दर्द और वो चोट खा सकता है। इसलिए हमें तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी कि मेरी गाय है, मैं कुछ भी करूं, या मेरा भैंस है, मैं मारूं चाहे पीटूं, वो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भैंस को दर्द होता है इसलिए आप नहीं मार सकते, ये विक्टिम का कॉन्सेप्ट है। तो वो एक जूरिस्प्रूडेंस में शिफ्ट तो आया है इसी एक्ट के चलते। तो ये एक्ट मैं कहूंगी कि इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम या तो सिर्फ ये सोच के दुखी हो सकते हैं कि सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना है, या ये सोच के प्रफुल्लित हो सकते हैं कि कम से कम जो तड़प रहा है किसी निर्दयी व्यक्ति के हाथों में, हम कंप्लेंट करके उस पशु को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उस व्यक्ति के हाथों से उसको बचा सकते हैं। और चूंकि हमारा उद्देश्य वही है, इसलिए वो हमें एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए। इसके अलावा एलाइड एक्ट्स हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड, जो अब भारतीय दंड संहिता, भारतीय सॉरी
न्याय संहिता के रूप में नया अवतार ले रही है 1 जुलाई से। तो उसमें प्रावधान है कि किसी जानवर को चोट पहुंचाना वगैरह वगैरह अपराध है। इसके अलावा खास सब्जेक्ट्स पे, जैसे पशुओं का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के कुछ सेक्शंस अप्लाई करते हैं, उसके रेगुलेशंस हैं। अगर किसी जानवर का वध किया जा रहा है, कोई मीट शॉप है, कोई स्लॉटर हाउस है, वहां पे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और उसके रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक। अगर किन्हीं स्थानों पे पशुओं को भर भर के भीड़ में पाला जा रहा है दूध के उत्पादन के लिए या मीट के उत्पादन के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए, तो वहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धाराएं लागू होती हैं, उनके प्रोसीजर्स लागू होते हैं। तो इन सबको हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत समय लगा सब कुछ समझने के लिए। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने भारत सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के ही धारा 4 के अंतर्गत बना हुआ है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि एक हैंडबुक बनाई जाए जिसमें सब्जेक्ट वाइज सारी धाराएं लिखी हों, जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगेंगी, सिचुएशन वाइज उसको डाइजेस्टेड फॉर्मेट में बनाया जाए। और उनके साथ मिलकर हमने वो एक हैंडबुक बनाई, जो हैंडबुक मैं आप सबको कम्युनिटी के माध्यम से देना चाहूंगी। और वो आप अपने पास रखें, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखें। आपको उसमें कंप्लेंट लिखने का तरीका, कंप्लेंट लेने के बाद आप पुलिस वाले ने क्या करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि जो प्रोसेस होता है किसी केस को दर्ज करने का, उसको जानवर जिंदा है तो उसका मेडिकल करवाने का, उसको किसी रिकॉग्नाइज्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या शेल्टर या एसपीसीए के हवाले करने का पूरा प्रोसेस होता है। काफी लंबा चौड़ा होता है, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। पुलिस वालों को पशु चिकित्सक को लिखना होता है कि आइए और इसका टैगिंग करिए, आइडेंटिफिकेशन करिए, हेल्थ रिपोर्ट बनाइए, फाइल बनती है, फाइल बन के कोर्ट जाती है, कोर्ट परमिशन देता है, परमिशन देने के बाद वो जानवर का ट्रांसपोर्ट करना होता है उस सुरक्षित स्थान पर। तो ये पूरे प्रोसीजर को कहाँ पाएंगे हम? ये प्रोसीजर होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर सारे सीआरपीसी में होते हैं, वायलेशन सारे पीसी एक्ट में होते हैं। पीसी एक्ट जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। तो उन दोनों को सिम्बायोटिकली हार्मोनाइज करके बनाया गया है ये हैंडबुक। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि जिंदा पशु है तो क्या करना है, मर गया है पशु तो फिर क्या करना है, पोस्टमार्टम कौन करेगा, किसके कहने पे करेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहाँ जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एविडेंस होती है, एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको सब कुछ डाइजेस्ट करके स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। या पशु को चोट लगी है तो क्या करना है, या ऐसे सिचुएशन में जहां पे स्लॉटर हो रहा है कौन सी धाराएं लगेंगी, ट्रांसपोर्ट गलत हो रहा है तो कौन सी धाराएं लगेंगी, मान लीजिए किसी वर्किंग एनिमल से काम कराया जा रहा है निर्दयता पूर्वक तो कौन सी धाराएं लगेंगी, किसी जानवर को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं घातक दवाइयों के तो कौन सी धाराएं लगेंगी। तो हर सिचुएशन के अलग अलग डाइजेस्टेड फॉर्म में सारी धाराएं बताई गई हैं इस हैंडबुक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंडबुक है जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी होनी चाहिए, आपके फोन पर सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, आपको इसमें पूरा पढ़ना भी है और समय आने पर इसका इस्तेमाल भी करना है। और हो सके तो मैं जैसा समझती हूँ कि हर एक्शन ना, हर एक्टिविटी वॉर टाइम एक्टिविटी नहीं होती। जब लड़ाई छिड़ जाए तब हम हथियार बनाने शुरू नहीं करते, हथियार हम तब बनाते हैं जब लड़ाई नहीं हो रही होती है। तो प्रिपरेशन हमें तब करना है जब हमारे सामने कोई केस नहीं है। तब हमें अपने एरिया के थाने में जाकर आईओ हैंडबुक देकर एसएचओ से बातें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की और आईओ हैंडबुक की तब करनी है जब हमारे पास कोई केस नहीं है। तब हमें अपने एरिया के डीसीपी से बातें तब करनी है। हमें फॉर इंस्टेंस मैंने जैसा किया, जब मैं मुझे लगा कि पुलिस सुनती नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो मुझे लगा हमेशा तो मैं एकदम अर्जेंसी लेकर जाती हूँ कि अभी ये मुकदमा करना है, अभी ये लिखना है। तो मैंने कहा कि किसी दिन
हम ऐसे भी जाएं कि चलिए हम आपकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, हम एक पोस्टर बनाते हैं जिसमें मेन धाराओं को हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं और उनके नीचे उनकी धाराएं बताई गई हों। तो ऐसे पोस्टर्स हमने कई प्रदेशों में अब वो किया है। वो पोस्टर्स लेकर हम थाने थाने जाएं, या हो सकता है कि जो भी उस शहर का एसएसपी है, एसपी है, कमिश्नर है, उसके पास जाएं और उसको कहें कि आप ये जरा निर्देश दे दें कि ये पोस्टर्स सारे थानों में लगा दी जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि चाइल्ड राइट्स के लिए स्पेसिफिक पोस्टर्स लगे होते हैं, यहाँ तक कि आरटीआई एक्ट के लिए भी पोस्टर्स लगे होते हैं तमाम ऑफिसेज में, जहाँ लिखा होता है कि ये हो तो ये करें, ये हो तो ये करें। पूरी एक्ट कोई नहीं चिपका के रखता दीवार पर, लेकिन बेसिक मोटा मोटा क्या करना है ये तो लिखा होता है ना। वैसे ही क्यों नहीं हम पीसी एक्ट को ढंग से पढ़कर और उसके बाद उसको डाइजेस्टेड फॉर्म में एक पोस्टर के ऊपर एक A3 साइज के पेपर पे प्रिंट करा के अच्छा सा और परमिशन लेके कुछ थानों में लगा दें। कोई भी कर सकता है। मैंने जब पहली बार कानून समझना शुरू किया था, मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई मतलब समझ नहीं थी। मुझे जानवरों को शेल्टर में रखना बहुत अच्छे से आता था। मैं मैनेज कर सकती थी कठिन से कठिन जानवरों को किसी ना किसी तरह अकल लगा के। इलाज में कैसे कैसे मैनेज कर लेती थी, फंड रेजिंग में कैसे कैसे मैनेज कर लेती थी, लेकिन मुझे कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पहला जो मेरा कैंपेन था पशु बलि का, उसके लिए मैं जब नैनीताल में वकील ढूंढ रही थी तो मैंने पाया कि सारे वकील मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और वो एक और महिला होने का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि ये हमारी धार्मिक भावनाएं, ये तो उत्तराखंड की संस्कृति है, ऐसे संस्कृति को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। सब वकीलों ने मेरा केस लेने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि मैं बस झटके से उठ के चली गई थी। मैंने डॉक्यूमेंट किया था जगह जगह, कहाँ कहाँ क्या पशु बलि हो रही है, किन जानवरों को मारा जा रहा है, मारने के बाद क्या किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में एक जगह थी जहाँ पे एक दिन में, और ये इतने स्पार्सली पॉपुलेटेड पहाड़ हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े घने घने शहर हैं। एक गांव में 15 घर होंगे, उसके अगले पहाड़ में और 10 घर होंगे, किसी और में 10-20 और होंगे। लेकिन जब कोई उत्सव होता है तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है भूखाल, जहाँ पे जब ये सारे इकट्ठा हुए होते थे, साल में एक बार दिसंबर में उनका एक उत्सव होता है, तो ये एक दिन में 5-7 हजार भैंसे काटा करते हैं। और ऐसे भी नहीं कि बस एक बार में गर्दन काटती, 6-7 आदमी 6-7-8 डायरेक्शन से बड़े बड़े ब्लेड्स लेकर, जो दो तरफ से जिसमें हैंडल्स होते हैं, और उसको काट रहे हैं। कोई पैर काट रहा है, कोई गर्दन काट रहा है, कोई पूंछ पे वार कर रहा है, कोई रीढ़ की हड्डी पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई किसी का मुंह पे पड़ रहा है। सब नशे में धुत, सब के सब नशे में धुत, तलवारों के साथ डांस कर रहे। बहुत ही भयानक भयानक दृश्य होता है। वो पहाड़ की चोटी के ऊपर देवी का मंदिर है, जो भूकाल की देवी है, और वहां पहाड़ की चोटी, जो एकदम फ्लैट सा थोड़ा सा एरिया है, वहां पे भैंसे के सबसे पहले तो पैर काटते हैं, उसके बाद 20 मिनट लगते हैं उनको भैंसे के टुकड़े टुकड़े करने में। और वो बेचारा फुल ग्रोन भैंसा पूरी जद्दोजहद करता है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, बस मैं बच जाऊं किसी तरह, टूटी टांग से भी भागने की कोशिश करता है। और इन लोगों को मजा आता है वो करने में। ये जब देखा, रिकॉर्ड किया, इतना इतना मेरिटोरियस केस लेकर मैं वकीलों के पास जा रही हूँ कि ये हम अपनी सभ्यता में कैसे अलाउ कर सकते हैं। मतलब हम तो इंसान ही नहीं है अगर हम ये होते हुए देख रहे हैं। हम अपने आप को इंसान कैसे हम, मतलब इंसान का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। जानवर तो हमसे कहीं ज्यादा सभ्य होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, दे सेड कि हम नहीं कर सकते, ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेम्पशन है। मुझे उस समय पहली बार कानून बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चर और रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 25, मैडम आपको तो पता नहीं है आर्टिकल 25।
तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ, क्या है ऐसे, कौन सा रॉकेट साइंस होगा जो ये व्यक्ति पढ़ सकते हैं और मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे में क्या मतलब, अगर मेरे पास एक डिग्री नहीं है तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। खुद ही मैंने बैठकर पढ़ना शुरू किया। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत दोस्तों से पूछा, कुछ मेरे मित्र वकील थे उनसे वार्तालाप किया। किसी को भी पशु क्रूरता के कानून बहुत ढंग से नहीं पता थे, लेकिन फिर भी कुछ तो गाइडेंस मिला। और फाइनली इतना समझ में आया कि केस तो मेरा स्ट्रांग है। अब कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा ऐसे, चूंकि ये गवर्नमेंट भी प्रमोट करती थी। कोई नया मंत्री आता था, कोई नया विधायक आता तो पहले बलि देता था। कभी अष्ट बलि होती थी, 8 प्रकार के जानवरों की बलि दे रहे हैं। वो भी एक देवी धुरा नाम का मंदिर था चंपावत में, वहां पे हुआ करती थी 8 जानवरों की बलि, अलग अलग प्रकार के 8 जानवर वगैरह। तो जितनी नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस पूरा था, और नॉलेज हासिल कर ले। ऐसा नहीं था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पता था कि क्या नहीं आता है और उसको जानने की चेष्टा पूरी थी। वो लेकर किसी तरह कोर्ट गए, खुद अपना मैटर आर्ग्यू किया मैंने वकील ना होते हुए, और 1 साल के अंदर पूरा का पूरा केस सुनकर डिस्पोज किया गया और हम केस जीते और सारी पशु बलि रुकी। और यहाँ तक कि आखिरी लेग में जब थोड़ा सा ही प्लीडिंग्स खत्म हो गई थी और कोर्ट को हमने फिर दिसंबर में जाके बोला कि अब भूखाल आने वाला है फिर से, और हमें एक और ऑर्डर दे दीजिए कि हम इसको किसी तरह पशु बलि ना हो, क्योंकि उससे पिछले साल कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बावजूद बलि हुई थी, लोगों ने नहीं सुना था। और अच्छा, मैं ये वाला आपको पहले बताती हूँ प्रकरण। कोर्ट में जब हमने लगाया, इंटरिम ऑर्डर मिला कि पब्लिक में कुछ नहीं हो सकता, पब्लिक प्लेस में जिसको भी जानवर का वध करना है तो वो स्लॉटर हाउस के ही अंदर कर सकता है, और सिर्फ मानव भोजन के लिए कर सकता है और किसी चीज के लिए नहीं कर सकता है। तो ये इंटरिम ऑर्डर था, शुरू में मिला कि इसके बाद केस सुनने के बाद फाइनल ऑर्डर देंगे। तो वो इंटरिम ऑर्डर लेकर दिसंबर आया और भूखाल गए। भूखाल में वैसे का तैसा आने लग गए लोग, टोलियां लेकर, करीब 2,500-3 हजार भैंसे लेकर आकर उन्होंने पूरे प्रशासन के सामने काटे और नदी में, खाई में फेंक दिए। ऊपर से वो लुढ़का देते हैं, वहां पे कोई भैंसा खाता नहीं है, सिर्फ भैंसे मार मार के खाई में फेंक देते हैं। बहुत पुलिस बल वहां पे मौजूद था, लेकिन उस समय उतना पॉलिटिकल सिचुएशन भी नहीं समझा था मैंने। वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो लोगों के ऊपर बहुत अग्रेसिव एक्शन नहीं करना चाहते थे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो सारे पुलिस वाले और सारे सीआरपीएफ वाले बैठे रहे। उन्होंने कहा हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है कुछ करने के लिए, और लोग भैंसों मारते रहे। मैं वहां पिलर टू पोस्ट भागते रही। ऑफ कोर्स आंख से दिख नहीं रहा था क्योंकि आंसू ही नहीं रुक रहे थे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि हमें सबको कैप्चर करना है। तो कैमरा से वीडियोस बनाते रही, जितने वीडियोस बना सकते थे सब बना लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तो कोर्ट का ऑर्डर ऑफ कोर्स पता था, तो हमने कहा अब आपको, अब नहीं रोक पाए ना हम पशु बलि, एक बार हत्थे से निकल गई बात अगर पहाड़ में तो निकल ही जाती है, तो अब हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारे व्यक्तियों की बैठकर इन वीडियोस के माध्यम से शिनाख्त करनी है और इन एक एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमे करने हैं, और उसके बाद इनको बुलाना है कचहरी, एक एक व्यक्ति को। तो वो एक रास्ता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेनल्टी से बड़ा पनिशमेंट होता है प्रोसीजर। मुकदमे के अंत में तो आपको सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना होगा, लेकिन मुकदमे के लिए जितनी बार आपको आना पड़ेगा कचहरी, वो अपने आप में परेशान कर देने वाली बात है। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था लोगों के लिए, जब 60-65 मुकदमे लिखे गए। अब जब मुकदमे लिखे जाते हैं, वो भी जानवर मर गया हो और उस पर मुकदमा लिखा गया हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। मुकदमे लिखने के बाद हमने कहा अब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनेगी, वरना ये केस खारिज हो जाएगा। विदाउट पोस्टमार्टम तो केस का कोई मतलब नहीं है। अब पोस्टमार्टम कैसे करें, क्योंकि भैंसे तो फेंक दिए खाई के अंदर। तो
फिर उसके बाद बेचारे एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स को रस्सियों से नीचे खाई में उतारा गया। फिर उन्होंने गिने कितने सर, कितने पैर, कितने धड़, और वो भी 4-5 दिन के सड़े हुए बदबूदार शव। और फिर क्योंकि अब मजबूरी थी, क्योंकि मुकदमा लिख दिया था, तो अब ये तो करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। एंड उसके बाद वो एयर टाइट केसेस जब पौड़ी में लड़े गए, लोगों में भय बैठा। और अगले साल जब फिर दिसंबर आने वाला हुआ, फिर मैं कोर्ट में के आगे जाके गुहार करी कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए अथॉरिटीज को फिर से कहा जाए। तब कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, पेटिशनर जाके वहां ऑब्जर्वर की तरह देखेंगी कि कुछ ऐसा नहीं होता, कोई कुछ ऐसा गड़बड़ होगा, एनिमल सैक्रिफाइस होगा, तो पेटिशनर आके कोर्ट को बताएंगी। अब अगले दिन बलि थी, मैं नैनीताल में थी। नैनीताल से पौड़ी बहुत दूर जगह होती है और मेरे पास कोई साधन नहीं था जाने का। बट जब आप ठान लेते हो ना, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक भले मानस ने, रिटायर्ड ऑफिसर ने, पता नहीं कभी भी शायद फोन नहीं करते थे, उन्होंने उस दिन फोन किया कि कैसी चल रही है तुम्हारी कैंपेन। मैंने कहा जी बढ़िया चल रही है, अभी परेशान हूँ, किसी तरह नैनीताल से पौड़ी पहुंचना है, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, बस भी नहीं चलती है पहाड़ में रात को, तो किसी तरह पहुंचूंगी मैं। और समहाउ मेरी शुरुआती जिंदगी थी कैंपेन्स में, ऐसा कोई बहुत फंड्स भी नहीं थे कि हम टैक्सी पकड़ें और चले जाएं। तो उन्होंने कहा अरे अरे हम ले चलते हैं, इतना बढ़िया काम है, हम आप नजीबाबाद पहुंचो, हम वहां से आपको पिक कर लेंगे और फिर हम पौड़ी आपको ले चलते हैं। रात के 3 बजे पहुंचकर पौड़ी में किसी तरह हम भूखाल, और जो पौड़ी से 70 किलोमीटर आगे है, वहां पहुंचे। पहाड़ की चोटी पे मंदिर पे खड़े होके पूरा एरिया छानते रहे मैं, लेकिन समहाउ कोर्ट का ऑर्डर इतना स्ट्रांग था। पिछले साल हुई जो मुकदमे थे पीसी एक्ट में ही, उसी एक कमजोर से एक्ट में जो मुकदमे लिखे गए थे, उसका प्रोसीजर इतना ट्रबलसम था, इतना दुखदाई था वहां के लोगों के लिए, कि फाइनली वो पहला साल था जब एक कतरा खून का नहीं गिरा भूखाल में, एक जानवर भी नहीं आया। 10 किलोमीटर के रेडियस में एक भी जानवर को आने से प्रशासन ने रोक दिया था, एक भी जानवर नहीं आया। और उसके बाद से नई प्रथा शुरू हो गई कि हर गांव से भैंसे की जगह डोली आएगी माता की, और सबसे बढ़िया सजी हुई डोली को जिलाधिकारी पुरस्कृत करेंगे, और वही प्रथा अभी तक चल रही है। सब भैंसा भूसा सब बंद हो गया। लोग भी खुश हैं वहां के, क्योंकि पहले वो भैंसे जो पहाड़ से नीचे फेंके जाते थे, वो वहां के पर्यावरण को दूषित करते थे, लोगों को 4-5 गांव 6-7 महीने के लिए खाली कर देने पड़ते थे, उनकी फसलें सड़ती थी, पानी दूषित होता था वगैरह वगैरह, जो अब नहीं होता। मगर जो डर था उनके मन में कि अरे हम अगर इसको खुद रोक देंगे तो फिर तो देवी नाराज हो जाएगी। तो कोर्ट के डर से जब उन्होंने रोका, उन्होंने देखा कि देवी तो एक्चुअली खुश हो गई है, देवी तो कुछ कुछ थोड़ा नया विकास सा आया है, क्योंकि हमने भी फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करके कुछ चीजें बेहतर करी वहां पे, एंड दे सॉ कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होने वाली उनके साथ। तो उनका अंधविश्वास भी थोड़ा टूटा। तो ये मेरा पहला इंटरैक्शन था लॉ के साथ। उसके बाद और सीखते सीखते, समझते समझते ये जाना कि क्रिएटिव काम होता है द यूज ऑफ लॉ। क्योंकि सिर्फ पढ़कर ये समझ लेना कि इतना सा जुर्माना है या ये धारा लगेगी वो धारा लगेगी, ये तो बहुत आसान है। ये जैसा कि मैं कह रही हूँ, आप जो हैंडबुक हम देंगे वो ही पढ़कर आप आराम से धाराएं बता सकते हो, लेकिन अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट करना, ढंग से कंप्लेंट लिखकर जाना थाने में, सीरियसनेस को लाना अपने केस में। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। एक महिला, कुछ चीजें बस लोगों के मन में होती हैं और उन धारणाओं को हम बदल नहीं सकते। जैसे अगर कोई बिल्कुल कोई लड़की शॉर्ट्स में, स्लीवलेस टी शर्ट्स में चली जाए और
थाने में और कहे कि हियर इज माय कंप्लेंट, अब आप इसको लिखिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड व्यक्ति को सिर्फ ये देखना है कि उसकी कंप्लेंट में मेरिट है कि नहीं है, बट आइडियल वर्ल्ड में हम रहते नहीं हैं। तो इसलिए जब किसी और की जिंदगी दांव पे हो ना, तो हमें अपने स्टेटमेंट्स नहीं पुट करने चाहिए, हमें अपनी वेशभूषा, अपनी बोलचाल को परिवर्तित कर देना चाहिए उस तरह जिस तरह की काम में बाधा ना पड़े। इसलिए हमें अब मैं इंग्लिश में लिख के कंप्लेंट अगर किसी पहाड़ के थाने में दूं तो वो कहेंगे पता नहीं क्या है ये, सीरियसली समझ में नहीं आएगा उनको। या मैं रक्सौल में वहां पे जाके अगर मैं किसी और भाषा में बात करती, या कोई मेरी वेशभूषा ऐसी बिल्कुल उनको ऐसी लगती कि मैं नॉन सीरियस हूं, तो वो शायद नहीं सुनते मेरी बात। तो अपने आप को ढालना कि हम मुद्दे पर रहें और दूसरों को मुद्दे पे रखें, और जिसकी जान खतरे में है वहां फोकस करें रादर देन अपने ऊपर, तो वो एक बेहतर ढंग है। तो वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। जैसा कि मैं कह रही हूं, कंप्लेंट ढंग से लिखी हुई हो, कंप्लेंट ले जाने वाला सीरियस हो उस कंप्लेंट के लिए, और अगर थाना ना सुने तो वहां पे झगड़ा ना करके कंप्लेंट को एस्केलेट किया जाए। आईओ नहीं सुन रहा, एसओ के पास जाएं, जो स्टेशन ऑफिसर है। स्टेशन ऑफिसर नहीं सुन रहा, सर्कल ऑफिसर के पास जाएं। सर्कल ऑफिसर नहीं सुन रहा, जो भी उससे ऊपर है, प्रॉबेबली डीसीपी, एसीपी, या जो कमिश्नरेट्स नहीं है वहां पे डीएसपी, एसपी, एसएसपी, उच्च अधिकारियों के पास जाएं। हम अच्छे मीडियम्स का उपयोग करें। जैसे हम ट्विटर पे अगर टैग कर देते हैं स्टेट पुलिस को, तो हम देखते हैं कई स्टेट्स में एक्शन जल्दी होता है। हम अगर उस एरिया के एमएलए एमपी को जानते हैं, और जानना अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार के केसेस में जहां हम अटक जाते हैं तो वहां पे हमें जनप्रतिनिधि भी मदद करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। सिर्फ मुश्किल ना बताना, बल्कि सहयोग भी देना। कई बार पुलिस वाले इसीलिए मुकदमा लिखने में कतराते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये जानवर तो हमारे थाने में लाके खड़े कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई सामान पकड़ा है तो उसको तो माल घर में बंद कर देंगे, लेकिन जानवर है वो तो गोबर भी करेगा, उसको तो खाना भी खिलाना है, कहीं वो बीमार है तो उसको इलाज भी करना है। ये तो कंप्लेंट लेके आ गई हैं, मगर ये सोल्यूशन भी देंगी कि नहीं? तो रीअश्योर करना कि वी विल प्रोवाइड द सोल्यूशन। हम पशुपालन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर देंगे आपके लिए, हम पशुओं को संभालने में आपकी मदद कर देंगे जब तक मैजिस्ट्रेट से फर्दर ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। हमें कानून पता है, ये देखिए ये है प्रोसीजर, यहाँ लिखा है, आप पढ़ लीजिए, ये ऐसा होता है, हम आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है। तो बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो, not just in terms of the law, but also in terms of procedure and presentation and playing out on the ground. हम जिस तरह उसके क्रियान्वयन में अगर मदद ना करें तो कानून की जानकारी सिर्फ होने से बहुत फायदा नहीं होगा, उसके एनफोर्समेंट में भागीदारी करनी पड़ेगी। तो वो इम्पोर्टेंट है। हमारा एक सेशंस हमारे लॉ पे होते रहते हैं, बहुत डीपली मैं इस समय लीगल स्पेसिफिक सेक्शंस में नहीं जाऊंगी, लेकिन बड़ा सिंपल एक्ट है इतना बताऊंगी, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट बना था 1960 में। बिल्कुल बेहद सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ तक कि जो इंडियन पीनल कोड है उसकी भी लैंग्वेज हमारे पीसी एक्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पीसी एक्ट बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ये आपको मिल जाएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा। उसके सारे साथ में रूल्स भी मिल जाएंगे। कोई भी पहले एक्ट बनता है, एक्ट के अंतर्गत रूल्स बनते हैं। रूल्स बेसिकली वो सारे डिटेल्स बताते हैं जो एक्ट में नहीं सम्मिलित हो सकते, वो स्पेसिफिक डिटेल्स में चले जाते हैं। तो स्पेसिफिक इश्यूज पर अलग अलग रूल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट के रूल्स हो गए, स्लॉटर के रूल्स हो गए, फैरियर्स के रूल्स हो गए, कैटल प्रेमिसेस के रूल्स हो गए, डॉग ब्रीडर्स के रूल्स हो गए, पेट शॉप्स के रूल्स हो गए। इस तरह के अलग अलग रूल्स जो हैं वो भी सब एक्ट के साथ साथ आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिलेंगे। उन सबको एक बार पढ़ लेने मात्र से वो समझ में आ जाएंगे। अगर मुझे समझ में आ सकते हैं तो किसी को भी समझ में आ सकते हैं। मेरी कोई लीगल
एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था। आज मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो नालसार है हैदराबाद में, वहाँ की कोर फैकल्टी हूँ। मैं रिसोर्स पर्सन हूँ स्टेट पुलिस अकेडमीज की, जुडिशियल अकेडमीज की, और मैं पढ़ाती हूँ उन लोगों को जिनको एनफोर्स करना होता है। तो ये बात प्रमाण है इसका कि जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो तभी आपको किसी प्रकार की नॉलेज हो। आप स्वयं को शिक्षित कर सकते हैं, और करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ तो आप जानवर को बचा रहे हो, बल्कि आप अपने खुद के राइट्स को भी बेहतर समझ पाओगे फिर। तो एज अ सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमको अपने देश के कानूनों के बारे में जानना अच्छा है, आवश्यक है, और जानना भी चाहिए, स्पेशली जब हम किन्हीं सॉल्यूशंस का पार्ट बन रहे हैं। तो सॉल्यूशंस का पार्ट हम आधे अधूरे कच्चे से नहीं हो सकते हैं, हमें अपने आप को शिक्षित करके और फिर सॉल्यूशंस का पार्ट करना है। और ये सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, लेकिन एक बार हम इस सड़क पे चल दिए ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, अच्छा होगा और बढ़ता रहेगा।